हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बेसिकली मैं आप लोगों के डाउट बेस्ड क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। जितने भी मेरे पास क्वेरीज आए, जितने भी कमेंट्स आए, और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है, तो उन सभी टॉपिक को मैंने पिक किया हुआ है और एक एक करके हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी की कमेंट चेक करती हूँ एंड जितना पॉसिबल हो सकता है मैं सभी को रिप्लाई भी करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का नंबर अच्छा था एंड किसी भी रीज़न से उनका नाम अभी नहीं आया और उनसे कम नंबर वाले का नाम आ गया है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी आगे है या उन्होंने क्या मिस्टेक किया, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि दावा आपत्ति बेसिकली किस बेसिस पे किया जाता है। देखिए, आपको अगर सही तरीका नहीं पता है तो आप दावा आपत्ति करेंगे भी तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नाम फिर सेकंड मेरिट लिस्ट हो या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही शामिल नहीं होगा। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे कि अगर जिन स्टूडेंट को कॉलेज में इस बार एडमिशन नहीं लेना है, जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है किसी भी रीज़न से, वो वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आगे उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत सारे ही मेरे पास क्वेरीज आए हैं कि मैम बहुत डिस्टर्ब है, आगे क्या प्रोसेस है हमें बता दीजिए। तो इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद देखिए, जिनका नंबर बहुत कम है उनको क्या आगे करना चाहिए, इस पर भी मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो देखिए, जिनका नाम अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, मीन्स आपका स्ट्रीम या सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। इसके बाद जिस स्टूडेंट का आप चेक कर रहे हैं उसका भी आप सबसे पहले स्ट्रीम देखिए। अगर वो नॉन साइंस का है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नाम उसमें नहीं आया। साइंस स्टूडेंट के लिए और नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है, ठीक है, और उस बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन मिलता है। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप वहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते कि मेरा नाम नहीं आया है। आपको ये देखना है कि साइंस स्ट्रीम का ही कोई भी स्टूडेंट होना चाहिए और आपसे कम नंबर वाला अगर स्टूडेंट है और उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है और आपको नहीं हुआ है, तो इस बेसिस पे आपको दावा आपत्ति करना होता है। सिमिलरली दावा आपत्ति हम किस बेसिस पे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी देखनी होती है। उसमें हम साइंस बैकग्राउंड एंड नॉन साइंस बैकग्राउंड देखते हैं, बट दावा आपत्ति के समय हम कैटेगरी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसटी हैं या एससी हैं या ओबीसी है या फिर अदर स्टेट वाले हैं, जनरल ही मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि एसटी कैटेगरी में अगर आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और आप भी एसटी कैटेगरी के हैं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तब आपको करना होता है दावा आपत्ति। दावा आपत्ति का सही प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है, उसे आपको किस तरीके से ईमेल करना होता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आपको पहले से ही देख कर रख लेना है कि किस तरीके से दावा आपत्ति होता है। क्योंकि देखिए, 10 तारीख से आपका सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो आता है आपका दावा आपत्ति के लिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका अच्छा नंबर होगा फिर भी आप दावा आपत्ति नहीं करेंगे और आपका नाम फिर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सही तरीके से दावा आपत्ति कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, बेसिकली उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं तो उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं आपको सीधे काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाता है। तो आप ऐसे कॉलेज को, मैंने देखा, मुझे ना अभी मैं कॉमेंट चेक कर रही थी, उसमें बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि 30+ कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए, आप चॉइस सेंटर में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे कि हाँ, आपको ये कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है। आपको कॉलेज सिलेक्ट करने से मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ आपकी पॉसिबिलिटी है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। अदरवाइज़ देखिए, अभी इतने सारे लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, सारे कॉलेज को उन्होंने चूज़ कर लिया, उन्हें पता ही नहीं है कि कॉलेज कौन सा है। इसके बाद जब वहाँ पे वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत ही दूर कॉलेज है और वो कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वो काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे हैं। हम इस पे डिटेल से बात करेंगे जब मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ सेकंड काउंसलिंग के लिए।
उसमें हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। दावा आपत्ति के समय जितने भी लोगों ने मेरे पास जितनी क्वेरी आया है, जितनी गलती किए हैं, उन सभी को कलेक्ट करके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपका सेकंड जो काउंसलिंग हो उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि आपका वहाँ पे एटलीस्ट नाम आ सके। ठीक है, तो देखिए अब बात कर लेते हैं जिन्हें कॉलेज रिजेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप जब सेकंड काउंसलिंग कराएं तो उसमें वही कॉलेज सेलेक्ट करें जहां आपकी पॉसिबिलिटी हो, जहां वैकेंट सीट ज़्यादा हो और जहां आपका एडमिशन हो। ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है जहां आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां आप एडमिशन नहीं ले सकते। अदरवाइज़ आप सीधे सीधे फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपका सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं जिनका नंबर बहुत कम है, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए आपका नंबर मान लीजिए 20 है, 30 है, कितना भी है, आपको सबसे पहले तो सेकंड काउंसलिंग कराना है। टू बी ऑनेस्ट मैं आगे से आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। देखिए सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, तो उसमें अगर आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आता है उसमें आपके चांसेस होते हैं, उसमें आपका नाम आ सकता है। बस आपको वही करना है कि आगे वैकेंट सीट देख लेना है, इसके बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से सिलेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जिन स्टूडेंट ने अभी फर्स्ट काउंसलिंग कराया है उन्हें सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, है ना। देखिए अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग कराया है और आपको अपने प्रेफरेंस में चेंज नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं और अगर वहाँ पे ठीक ठाक वैकेंट सीट अभी भी बचे हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया है उन्हें तो अलग से पेमेंट करके सेकंड काउंसलिंग कराना ही पड़ेगा। एंड जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है बट वो अपने प्रेफरेंस में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को फिर से पेमेंट करके सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ये डाउट बहुत सारे लोगों ने पूछा था, आई होप आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, इसका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है, कैसे प्रेफरेंस डालना है, इस पे जैसे ही आपका फर्स्ट काउंसलिंग का सारा एडमिशन प्रोसेस वैकेंट सीट आ जाता है इसके बाद हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो अभी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब से सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोगों को डाउट हो, जितने भी आपके फ्रेंड हो उन्हें आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरी हो वो कमेंट में पूछ सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू।